इंडिया के अंदर करीब 1.5 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज पे करते हैं लोग हर साल। You're trying to eliminate middlemen. तो ये लोग रिवोल्ट नहीं करते? बहुत ज्यादा रिवोल्ट करते हैं। हमारे ऑफिस पे अटैक हुआ, 50-60 ब्रोकर आए, उन्होंने हमारे ऑफिस पे अटैक कर दिया, पुलिस बुलाना पड़ा, हमें ऑफिस रातों रात खाली करना पड़ा वो हमें ऑफिस। आप हिस्ट्री भी देख लो, इट जब कभी कोई प्लेटफॉर्म ने बहुत वैल्यू ऐड करी और बहुत लार्ज बन गया ना, जब कभी वो वैल्यू एडिशन कम हो गया या उसने मिसयूज करना शुरू किया है, कुछ ही साल लगे हटने में। ऐसे नहीं लगता कभी कि that you probably are eliminating jobs for few people? Going to a new city, finding a house on rent, or buying a new house, finding an office space, all of this is very painful. And it's even worse when you have a bad broker. That's why this startup decided to eliminate brokers completely and decided to make renting buying experience very smooth for customers. In today's episode, we spoke to the founders of India's first real estate unicorn, No Broker. Amit Agarwal and Saurabh Garg spoke about how to make money through properties, and even if you don't have any expertise, how do you manage your properties? Who should invest in properties? What kind of properties you should invest in? What happened to No Broker's office when traditional brokers mobbed them? Which city is giving the maximum return in the real estate market as of now in India? And how do founders of $1 billion startup make money? Watch out this episode till the end, because for the first time, we've tried to understand real estate market in India, the opportunities to make money through properties and challenges of the biggest money-making industry in the growing economy. Both of you were in different companies, doing different jobs, different profiles. पहले तो ये कैसे आया कि हम दोनों अब रियल एस्टेट मार्केट में आएंगे और हम दोनों ही साथ में आएंगे? ये क्या डिसाइड हुआ? तो ब्रोकर्स ने हमें काफ़ी परेशान किया। आई थिंक दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एक तो ये है कि बेसिकली पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए ब्रोकर ने। दूसरा ये है कि कुछ शहरों के अंदर वो बेसिकली रिपीट वापस पैसे मांग रहा है। एंड द अदर टू प्रॉब्लम्स व्हिच फॉर एग्जांपल आई फेस्ड वाज दैट आई टुक अ ब्रोकर इन कैलकाटा एंड आई गिव हिम सम एडवांस फॉर सम फर्नीचर एंड ही जस्ट वैनिश्ड विद दैट मनी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्रोकर नहीं होते, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे ही हुआ कि पैसे लेके बेसिकली भाग गया और फिर मैं उसे कॉल करे जा रहा हूँ कि भाई वो पैसे वापस कर दो अगर फर्नीचर नहीं देना तुम्हें। एंड देन आई फेल्ट इतनी इसको इतना ब्रोकरेज दे 1 महीने का, फिर भी ऐसा बिहेवियर। फिर एक बार बैंगलोर के अंदर जब नए whenever you come as a new person to a city and when you say that okay I want to, when you go to a broker he will just have a normal conversation with you, will say हाँ सर कहाँ से हैं आप, so you are just having a normal conversation but he is trying to figure out what your background is, how much can you pay and are you new to the city. In that conversation he is judging that. Okay. And the moment he knows कि हाँ आप नए हो, then he will say कि यार ये छत पे जाके ना ग्रीन कलर का जो छोटा सा वो है रूम छत पे ग्रीन कलर का पेंट का, ये 25,000 का है। क्यों? क्योंकि बैंगलोर में ऐसे ही होता है। उसको पता है कि आप तो नए हो। तो until you revolt कि नहीं यार तुझसे तो नहीं लूंगा, मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, then he will show you some good houses. पूरी का पूरा जर्नी खराब है। मतलब पूरी की जर्नी में यू विल फाइंड देयर टू मेनी फ्रिक्शन पॉइंट्स कि आपको घर, आप बोलोगे रिक्वायरमेंट कुछ और दिखाएंगे पहले, जैसा अमित सिंह कि पहले घर खराब दिखाएंगे, एट सम पॉइंट से ठीक है अब अच्छा घर दिखाते हैं आपको, तो वो सब है। और दूसरा जैसे जब हम आईआईटी में थे तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए स्टेशन जाना पड़ता था। ब्रोकन एक्सपीरियंस, अगेन सेम थिंग। या अगर आपको कुछ भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो बैंक जाना पड़ रहा है। एंड वी सॉ कि अब 2012-13 में एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। यू आर बुकिंग ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन, यू आर बुकिंग फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन, द एंटायर बैंकिंग, इंश्योरेंस, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, स्टॉक वाज ऑनलाइन। रियल एस्टेट अभी भी पूरा का पूरा ऑफलाइन था और पूरा का पूरा ब्रोकन एक्सपीरियंस था। सो वी सेड व्हाई डोंट, एंड ऑल दोज प्लेसेस ऑल्सो the role of the middleman had come down drastically because now the technology was solving it. And real estate में ऐसा था ही नहीं। अभी भी आप अगर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं किसी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, तो आपको अल्टीमेटली ब्रोकर ही मिलने वाला है उधर, जो आपको ले जाके घर दिखाने वाला है। सो वी सेड कैन दिस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बी रिजॉल्व? क्योंकि अगर आप सपोज 3rd फ्लोर पे रह रहे हो और 5th फ्लोर पे ही घर है जो कि अवेलेबल है, आपको ब्रोकर वही घर दिखाएगा और उसका चार्ज करेगा। सो कैन दिस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बी रिमूव्ड एंड यू कैन कनेक्ट दोज टू पीपल डायरेक्टली? That was the entire idea. Now you're saying that you're one-stop solution for everything. Yes. But don't you think as a startup, if you focus on a lot of things, you lose out on your focus? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज क्या है कि अब कस्टमर के हिसाब से देखो ना, तो उसकी पूरी जर्नी है। उसको ऐसा नहीं है केवल घर ढूंढना है, उसको रेंटल एग्रीमेंट भी कराना है, अगर वो घर खरीदा है तो सेल एग्रीमेंट भी कराना है, सेल डीड भी करना है।
अगर वो घर छोड़ के जा रहा है तो उसको पेंटिंग के पैसे देने ओनर को, या फिर ओनर को पेंटिंग करानी है, या नया घर के अंदर आ रहा है तो डीप क्लीनिंग करानी है। घर अगर खरीदना है तो जब तक होम लोन नहीं होगा आप पैसे कैसे दोगे? आपको बिल्डर को पैसे देने हैं या रीसेल को देने हैं, और अपना पूरा सामान शिफ्ट करना है, तो पैकर मूवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर यू। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों पार्टी जोड़ें और जितना भी कस्टमर को फ्रिक्शन है इन एरियाज में वो सब सॉल्व हो। और ये सभी ब्रोकन है इंडिया में। आप देखो पैकर मूवर की, अगर मैं आपसे पूछूं ना कितनी ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, आप 2 या 3 नाम दे पाओगे, और वो तीनों नाम ना इंटरसिटी के होंगे। इंट्रासिटी का उसमें से एक भी नाम नहीं होगा। उसी तरह आपसे पूछे रेंटल एग्रीमेंट की कोई कंपनी है क्या, आपको नहीं पता होगा। उसी तो पेंटिंग में पूछ लें तो शायद आप 1 या 2 कंपनी का नाम बता पाओ। तो एवरीथिंग इज सो ब्रोकन इन द कंट्री। सेल एग्रीमेंट के लिए आप किसी लॉयर को गूगल पर सर्च करोगे, पता नहीं वो कितना विश्वसनीय है। सो व्हाट वी रियलाइज दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ब्रोकन, सो इट मेक्स सेंस टू स्टिच ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड गिव देम ऑन अ ला कार्टे बेसिस कि अच्छा आपको जो पसंद है आप ले लो। नहीं, और ऑल्सो ये मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। दिस इज़ ऑल योर वन जर्नी, दिस इज़ रियल एस्टेट जर्नी ओनली। कि आपने घर ढूंढना शुरू किया, वहाँ पे आपको कुछ चाहिए, आपने घर मिल गया आपको, तब कुछ चाहिए, घर शिफ्ट होने के बाद कुछ चाहिए। सो दिस इज़ एक्चुअली वन जर्नी विच वॉज by whatever design it was broken into different pieces, and all these different pieces were not talking to each other. But ideally तो अगर आप Amazon पे जा रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं तो ऐड टू कार्ट से लेके डिलीवरी तक आपको Amazon से ही चाहिए ना सब कुछ कि मेरे घर तक आ जाए। सेम हमें लगता है कि रियल एस्टेट जर्नी भी एग्जैक्टली सिमिलर ई कॉमर्स टाइप है कि आपने करा और पूरा एंड टू एंड सब एक जगह से हो जाए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ कच करी, दूसरी जगह के लिए आप जस्ट पे जा रहे हैं, तीसरी चीज़ के लिए आप गूगल सर्च कर रहे हैं। Should not be like that. Everything can happen at one place. I think कि अगर you're trying to eliminate middlemen, तो ये लोग रिवोल्ट नहीं करते? बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करते हैं। हमारे ऑफिस पे अटैक हुआ, 50-60 ब्रोकर आए, उन्होंने हमारे ऑफिस पे अटैक कर दिया। मतलब आपको पता होगा स्टोरी। Brokers physically आए and they tried to break into the office, hurt the employees, break computers. एकदम पुलिस को बुलाना पड़ गया हमें। एकदम हमें लगा कि प्रोसेशन हो रहा है और 50-60 ब्रोकर के ऑफिस के सामने इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहीं हमारा ऐड देख लिया, वो चाहते थे कि हम ऑफिस तोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। उनको क्लाउड का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई टूट भी गया तो हम तो लैपटॉप नया लेके वापस शुरू कर देंगे। पुलिस बुलाना पड़ा हमें, ऑफिस रातों रात खाली करना पड़ा वो हमें ऑफिस, फिर हम दूसरा ऑफिस पे शिफ्ट हुए। सी एवरी स्टार्टअप नीड्स पीपल हु प्रमोट देम, राइट? कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके बारे में अच्छी बातें करें। बट यहाँ पे तो एक पूरा कम्युनिटी जो एस्टैब्लिश्ड है वो आपके खिलाफ ही करने रेडी है कि हम बस इनको बंद कराओ। ये मेरे ख्याल से तो कॉस्ट ऑफ डिसरप्शन है ये कि अगर आप कुछ भी डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो उसका आपको रिवोल्ट मिलेगा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आल्सो हैपेंड कि हमने करना शुरू किया, हज़ारों लोगों को घर मिल रहा है बिना ब्रोकरेज पे करे हुए, तो एक उसका बैकलैश आया। बट ऑल्सो वी रियलाइज कि यार हम लोग कुछ सही कर रहे हैं, तभी यू नो थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। लाइक दिस डज दिस थिंग स्कैर यू एट ऑल? उस टाइम पे तो स्कैर हो ही थे हम, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि वो तो तब तो बेसिकली एकदम मारामारी होने ही वाली थी, तो वायलेंट हो जाता तो बहुत ही दिक्कत होती। बट अदर वे टू ऑल्सो सी इट इज़ कि आप ये चॉइस ना कस्टमर के पास जाने दो। देखो हम ये नहीं बोल सकते यहाँ बैठ के कि नो ब्रोकर बेटर कंपनी है या ब्रोकरेज बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी का व्यू ये नहीं, यार ब्रोकरेज को ब्रोकरेज देना अच्छी बात है। सो फाइनली हम ये कहना चाहते हैं भाई कस्टमर के पास चॉइस होनी चाहिए। चॉइस आप डिलीट मत करो कि अच्छा नो ब्रोकर नहीं रहेगा या ब्रोकर नहीं रहेगा। जो अच्छे ब्रोकर्स हैं कंट्री में ऑफ कोर्स उनको बिजनेस मिलेगा। जैसे आपने ही बोला कि ब्रोकर के साथ 2 प्रॉब्लम थी, पर अगर कोई ब्रोकर अच्छा होगा वो 2 प्रॉब्लम नहीं होंगी आपको, आप उसे यूज़ कर लो। तो जो अच्छे ब्रोकर्स हैं दे विल नेवर लूज बिजनेस। हम वैसे बोल रहे हैं कि हम कस्टमर को 2 ऑप्शन दे रहे हैं, हम एक और ऑप्शन दे रहे हैं। और अब आज देयर आर 1.8 करोड़ क्यूमुलेटिव कस्टमर्स हु हैव कम ऑन नो ब्रोकर रजिस्टर्ड एंड यूज नो ब्रोकर इन द पास्ट 8 years. So we did something which basically helped them. Which is helping them. ऐसे नहीं लगता कभी कि that you probably are eliminating jobs for few people? Do you ever feel that? I get like you're helping a lot of people, okay? Yeah. But because of the tech, you are eliminating few people's job. Like they don't know anything. हमें लगता है कि जो अच्छा ब्रोकर है और वो वैल्यू ऐड कर रहा है कस्टमर की जर्नी में, आई थिंक वो तो रहेगा हमेशा। बट जो आई थिंक सिर्फ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पे प्ले कर रहा है, जो कि यू नो हु इज़ नॉट एडिंग एनी वैल्यू, हु इज़ नॉट हेल्पिंग द कस्टमर, दोज आर द पीपल हु विल प्रॉब्ली गेट लेसर बिजनेस। एंड ऐसा तो आप हर एक मार्केट में ऐसा होगा ही कि whoever brings efficiency, who does a better job, वही आदमी थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। इट्स नॉट दैट वी हैव डन समथिंग डिफरेंटली। हम नहीं करते तो अच्छे ब्रोकर ही उनकी जॉब खाते।
और आप जनरली इकोनॉमी का भी देखो ना, आज से 100-200 साल पहले एवरीथिंग वाज एग्रीकल्चर, पर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आफ्टर थिंग्स बिकेम मोर एफिशिएंट, देन दोज जॉब्स got removed, but something else was created which was even much more value adding, much more lucrative. तो जो अगर सिस्टम में पूरी इकोनॉमी में एफिशिएंसी लाना, बेटर करना, कस्टमर को बेटर क्वालिटी और कम प्राइस पे देना इज ऑलवेज गुड फॉर बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द सोसाइटी इन जनरल. हम लोग तो इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर हमारे थ्रू हर महीने करीब 50,000 लोगों को घर किराए पे मिलता है, 5,500 लोग घर खरीदते हैं, हम उनकी जेब में वो वापस पैसे डाल रहे हैं जो कि वो ब्रोकरेज के लिए खर्च कर रहे थे, which they can probably use for more Other things, purposes. other purposes. तो कॉमन मैन का जो फायदा हुआ वो भी तो सबसे इम्पोर्टेंट तो Yeah, वही है ना. of course. वो इतने सारे लोगों का मतलब इंडिया के अंदर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्रोकरेज पे करते हैं लोग हर साल. 1.5 लाख करोड़, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है. और ये सब ब्रोकरेज लोग, कॉमन लोग पे कर रहे हैं, हमारे और आपके जैसे लोग. अगर ये हम लोग ब्रोकरेज कम कर सकें तो इससे बड़ा अच्छा काम क्या हुआ. या सो टेक में ना, मैं भी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि people start tech businesses because they want to use the power of tech for betterment of the site, tech for good, right? But overall वो journey में ही realize करते हैं एक point पे पहुंचने के बाद कि उन्होंने tech for consolidation बना दिया, कि वो consolidate करते चले गए, तो जो empower करना था लोगों को वो power में convert हो गया. For example, Uber ने जैसे start किया, that was for empowering individual drivers to get better money, to better jobs, better rides, efficiency. बट वो अब इतना बड़ा कंट्रोलिंग पावर बन गया कि उनके बिना अब ड्राइवर्स हैंडीकैप्ड है, राइट? अमेजोन ने जैसे सेलर्स को एम्पावर करना स्टार्ट किया, बट वो इतने सारे सेलर्स का ग्रुप बन गया कि अमेजोन कंट्रोल्स द पावर. डू यू थिंक जैसे विथ पैकर्स एंड मूवर्स है, आपका पेंटिंग सर्विसेज है और भी डीप क्लीनिंग सर्विसेज है, इन सब की यू आर बिकमिंग सच एन एग्रीगेटर दैट एट वन पॉइंट यू विल कंट्रोल द पावर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रीट इट दिस वे. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना आप हिस्ट्री भी देख लो. जब कभी कोई प्लेटफॉर्म ने बहुत वैल्यू ऐड करी और बहुत लार्ज बन गया है ना, जब कभी वो वैल्यू एडिशन कम हो गया या उसने मिसयूज करना शुरू किया है, कुछ ही साल लगे हटने में. जस्ट 15-20 years back, I think when we were studying, Microsoft was everything to us. कभी किसी सोचा नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी वो कंपनी आ सकती है. पर उसके बाद आप देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, एप्पल देख लीजिए. तो ऐसा है नहीं कि I'm just saying that overall, in a free economy, customers get what they want, and if any platform becomes too strong and misuses that position anyway, it's just a matter of time when it disintegrates and something better comes. तो अभी हिस्ट्री में तो इससे तो लेसन यही है. एंड अगर आप अभी भी देखेंगे कि जो हमारे साथ जो काम करते हैं, जब पैकर्स एंड मूवर्स जो भी हमारे ये हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि इन अ वे दे हैव अ ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज उन्होंने गाड़ी खरीदी हुई है, उनके पास लोग हैं. तो द मोर बिजनेस वी आर एबल टू गिव देम, द मोर प्रॉफिट्स दे विल मेक. एंड हमारा ऐसा नहीं है कि हम 1, 2, 5 लोगों के साथ काम करें. ऑब्वियसली हम तो मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हैं. Till the time we are adding value to them, till the time we are adding value to the customers and helping both of them, discover each other better, I don't think कभी भी ये प्रॉब्लम होने वाली है. जब भी हम ऐसी कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि कोई दूसरा आ जाएगा और बोलेगा कि मैं बेटर कर रहा हूँ इससे. That's what is going to happen. A lot of people who are watching us, they want to become entrepreneurs, business owners, right? So अभी क्या आजकल लोग entrepreneur बनना चाहते हैं by choice. You face the problem and you became an entrepreneur. कि यार हमें ये प्रॉब्लम लगती है, चलो साथ में आते हैं, कुछ करते हैं, सोचेंगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, राइट? पर बहुत लोग अभी हैं जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? दे जस्ट वांट टू बिकम कि यार ये मेरे सीनियर ये IIM से जा चुके हैं, ये IIT से जा चुके हैं, मुझे भी बनना है. ये PwC में मैं जानता था इनको, अब मुझे भी स्टार्टअप फाउंडर बनना है, बिकॉज इन्होंने इंडिया का सबसे पहला प्रॉपर्टी यूनिकॉर्न बना दिया. सो वी वांट टू आल्सो डू समथिंग लाइक दिस. दैट्स इट. दिस इज व्हाई पीपल वांट टू बिकम. सो पीपल वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस. There's no problem. तो डू यू थिंक कि जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो बट जस्ट उनको एक ल्यूक्रेटिव करियर दिखता है, दे शुड परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप इन अ होप कि ढूंढते हैं, कुछ करते हैं, कि नहीं दे शुड कंटिन्यू डूइंग देयर जॉब? नहीं, आई डोंट थिंक कि देखिए, या तो प्रॉब्लम उनको लगे कि हाँ हमें खुद कुछ प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करते हैं, विच आई थिंक मेनी बिजनेसेस आर बिल्ड लाइक दैट. कि हमने देखा कि ये प्रॉब्लम है, हमने बिल्ड किया, एंड आई एम श्योर टीम बिजनेस उन्होंने इस तरह की चीज़ें करी होंगी. या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट यू हैव टू फाइंड सम प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड, इफ नॉट योर्स, समबडी एल्सेस प्रॉब्लम एंड गेट दैट.
आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना कोई दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं एक बिजनेस एक और शुरू कर देता हूँ. आई थिंक दैट्स वेरी डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है, मतलब आई एम श्योर मी टू प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं. जैसे फेसबुक है, फेसबुक डिडंट स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, Yeah. बट इट वाज एबल टू बिल्ड अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस. बट दीज आर few and more difficult businesses to build, because here you are not you have to build something which is, I think, much more psychological, much more easy to, it's not linear, it's not the way that you can think like that. So I think कि या तो आपको अपनी प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी या किसी और की प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी और उसे सॉल्व करना पड़ेगा. बिना प्रॉब्लम के तो बहुत मुश्किल है. पर मैं इस पे ये भी बोलना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स लुक्रेटिव, सेकंड पार्ट इसमें कि लुक्रेटिव लोगों को लगता है इसलिए वो लगाते हैं, और लगना भी चाहिए लुक्रेटिव, अदरवाइज किसी को मोटिवेशन क्या होगा. पर मतलब जो भी आपका ऑडियंस है मैं बोलना चाहूँगा कि है बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज आई विल जस्ट गिव यू माई एग्जाम्पल कि मैं ऑस्ट्रेलियन यूनियन बैंक के अंदर था, एंड ANZ बैंक हैड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जॉब. फॉरेन बैंक, वेरी गुड सैलरी, वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ ऐसा खास करने को था नहीं. जॉब समझ में आ गई तो तुम्हारे CEO सुन रहे हैं. He would be happy, no, that he's giving good testimonial for the job. कुछ खास करना नहीं था. कुछ खास काम करने को था नहीं. बढ़िया बैठे हो आप, CEO हमारा सब इजी कर देता हमारे लिए. बढ़िया बैंक है, आप अच्छी सैलरी कमा रहे हो, कुछ खास कैसा काम करने को है नहीं, आराम से टाइम पे घर जा रहे हो. अब उसके बाद वो जॉब छोड़ दी है और स्टार्टअप शुरू कर दिया. अब आप घर पे, तो पहले तो 10 लोग फ़ोन करेंगे, वाह यार तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिस्क ले रहे हो, तो काश हम भी करते. उसके बाद उसे फ़ोन आने बंद, लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए. देन वन डे यू आर सिटिंग अलोन इन योर होम विद योर लेग्स फोल्डेड ऑन अ बेड with your computer open and there are some 10 customers on the platform and you are wondering यार आज ऑफिस जाता ना तो इतने पैसे मिलते और वो मिल नहीं रहे क्योंकि ना तो पैसे मिल रहे हैं, उल्टा आपको इन्वेस्टर से मिलने के लिए फ्लाइट टिकट में भी खर्चा जा रहा है, मार्केटिंग में भी खर्चा जा रहा है. तो आई थिंक lucrative of course a successful entrepreneur I would say is the perhaps the best job in the world, but I not think easy. over glamorous भी हो गया है. It's very tough. It's tough. And yeah, I think over glamorous it's not just entrepreneurship. हर थोड़ा टाइम में एक चीज़ का फेज आता है, उसको ओवर ग्लैमरस करते हैं बिकॉज दैट सेल्स. जिसकी स्टोरी सेल करती है वो सेल होता है, राइट. बट डू यू थिंक कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड न्यू आइडियाज़, कि तुम डेटा देखो, कि तुम क्या देखो, किससे तुमको पता चल सकता है, ऐसा कुछ है? पर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि कल आई रिमेंबर आई was talking to a person and he is a founder in a transportation business. Okay. He was saying कि हमने जब सोचा तो उनको ऑटोमेटिकली आइडिया नहीं आया. जिस तरह आप पूछ रहे हैं ना, उसने क्या बोला कि यार हमने सोचा कि आदमी सुबह उठता है ना, सारे एक्टिविटी लिखते हैं उठते से सोने तक, कि अच्छा मैं ब्रश करता हूँ तो क्या ब्रश नया चेंज कर सकते हैं क्या, एंड देन ही फिगर्ड आउट कि अच्छा इस पूरी जर्नी में ट्रांसपोर्टेशन में मुझे दिक्कत होती है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट कर सकते हैं क्या. तो some people think like that, some people may make huge list of hypotheses and then go one by one on that. Some people look at कि US में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, वो परसेंटेज बेसिकली हमारा कम है क्या. कोई भी राइट तरीका नहीं है. Some people just चांस डिस्कवरी कर लेते हैं. सबकी अलग जर्नी होगी इसमें. हम लोग जब बाहर से देखते हैं, इट्स ए यूनिकॉर्न, मतलब इट्स $1 billion स्टार्टअप, राइट. 7,500 8,000 करोड़ का बिजनेस. वो पैसे फाउंडर्स के पास तो होते नहीं है, right? It's not the money which you get, but a lot of people feel कि भाई वो, you know, out from the outside world 7,000 crore. They don't understand that founders are still working with their salaries on, and वो day in and day out work कर रहे हैं. Like they are probably the hardest working people with the lowest approach to the money, like you know, lowest reach to the money. Like they don't have it. So can you shed light on this for everyone? कि just because you've become a unicorn doesn't mean that you have 7,000 crore. कि क्या होता है, कैसे होता है? Like what is this game of becoming a unicorn? Where does the money go? Where does the money come from? What is the money used for? और कैसे रेस करते हैं? तो यूनिकॉर्न तो जैसे अब लिस्टेड कंपनी है, मार्केट कैप तो लिस्टेड कंपनी की तरह ही है. हाँ, रोज ट्रेड नहीं हो रहा. तो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, या अदर वे टू से इज कि आज अगर नो ब्रोकर यूनिकॉर्न है, 1,000 मिलियन का वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब ये है कि आज अगर कोई इन्वेस्टर 10% शेयर लेता है नो ब्रोकर में, तो वो $100 मिलियन देता है और वो देने के लिए खुश है. तो अगर किसी ने हमारा 10% शेयर लिए और हमें $100 मिलियन दिए, तो 10 into 10 हमारा $1,000 मिलियन हमारा वैल्यूएशन हो गया. ये तो वैल्यूएशन हुआ. अब हर किसी की शेयर होल्डिंग है, मेरी, सौरभ की, अखिल की, हम सबकी शेयर होल्डिंग है इन्वेस्टर्स की. वो परसेंटेज है, सपोज किसी की शेयर होल्डिंग अगर 5% है, तो वो $1 बिलियन का या 1,000 मिलियन का 5% वो ओन करता है. पर वो उसके पास कैश नहीं है, वो
कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है। तो जैसे आपकी दुकान होती है, दुकान में 2 भाई हैं, 50-50% हिस्सेदारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई उस दुकान को खरीदने को तैयार है 1 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के पास 50 लाख कैश है आज, पर हाँ अगर वो बेचें तो 50 लाख के इक्विवेलेंट है। या आप शेयर मार्केट की तरह समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ है और उसमें अगर आपका 5% शेयर होल्डिंग है तो आपकी पास 50 करोड़ के शेयर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे आज बेच रहे हैं, आपके पास कैश नहीं है, उतने का शेयर्स है आपके पास। इज अ वैल्यू, राइट? बट लेट्स से अब जैसे मैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर हूँ, फॉर एग्जांपल यू बोथ हैव दी 100% ऑफ द कंपनी, आपके पास 4 लोग हैं, 25% चारों के पास है, एंड द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज 1000 करोड़। अब मुझे 10% चाहिए, राइट? तो मेरे को 100 करोड़ चाहिए। अब मैं 100 करोड़ डाल के 10% लेता हूँ, तो वो अब 100 करोड़ जाता किसके पास है? वो कंपनी में जाता है, वो कंपनी के अंदर पैसा आता है। बट आरंट यू सब अपना अपना 2.5% शेयर देते हैं? हाँ, तो आप ये समझिए कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो बोल रहे हैं कि यार हम 10% अपना बेच के, एवरीबडी अपना 10% बेच रहा है और कंपनी में पैसे ला रहा है जिससे कि कंपनी और आगे बढ़ सके, जिससे 1000 करोड़ की अगर कंपनी है अभी, वो 5000 करोड़ की बन सके, 10,000 करोड़ की बन सके। सो यू ब्रिंगिंग दैट 100 करोड़ इनटू द कंपनी एंड देन यू यूज दैट मनी फॉर कंपनी ऑपरेशंस, कि आप उससे कस्टमर एक्विजिशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, जो भी आप कंपनी के तो ये पैसा कंपनी के पास आता है कंपनी के और एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस एक तरीके से बिजनेस लोन जैसे पीपल लेते हैं, बट नॉट अ लोन। इक्विटी है, मतलब इक्विटी में इक्विटी है। आप हिस्सेदारी समझिए कि एक कंपनी में ये दुकान अगर होती है तो उसमें कितने हिस्सेदार होते, तो उसने खरीद लिया, डाल दिया। अब जो ये पैसा आया, राइट? सो वेयर डज द फाउंडर मेक मनी? लेट्स से फाउंडर्स, you were 3 people together. Yeah. You started it. When will you make money, or when would, like, what is the financial incentive for you guys? तो Because हमारा if तो जैसे 10% आता रहा है वो कंपनी में ही आते जा रहा है, right? And you guys get salaries. Right. तो वो पहले जॉब में भी मिल रही थी। Yeah. अब इधर सैलरी would you get कम only? मिल रही है, जॉब से कम मिल रही जॉब है। से तो कभी मिल रही है। तो अगर कम सैलरी मिल रही है, ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ रहा है, आई गेट कि फाइनेंशियल इंसेंटिव एक दिन बहुत बड़ा होगा, पर क्या सिर्फ उसी दिन के लिए फाउंडर काम करता है कि जिस दिन या तो मेरी कंपनी एक्वायर हो जाए या पब्लिक हो जाए? आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या तो हम IPO कर लेंगे, पब्लिक हो जाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स दैट मनी बिकम्स मच मोर लिक्विड कि आप कभी भी बेच सकते हैं वो सब चीज़ें, या फिर कोई कंपनी हमें लार्जर वैल्यूएशन पे खरीद लेगी। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन, बिकॉज दैट्स वेयर यू कैन सी कि यार जो मैंने इतने साल लगाए हैं उसका रियल वैल्यू, रियल रिजल्ट तो तभी आ रहा है। तो वो एंड पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। पर डे टू डे पे बहुत ज़्यादा खुशी है, बिकॉज यू आर रनिंग योर बिजनेस, यू आर डूइंग थिंग्स विच यू वांट, यू कैन डू एनी एक्सपेरिमेंट, यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी द वे इन विच यू वांट, एंड नो देयर इज नो बॉस, देयर इज नो पॉलिटिक्स, कंप्लीट मेरिटोक्रेसी, नोबडी इज माइक्रो मैनेजिंग यू। तो जो जो जॉब में चीज़ें लोग पसंद नहीं होती हैं वो उनमें से कोई भी चीज़ बेसिकली नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस है कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। More than financial reward is the freedom which Yeah. is really important for founders. Yes. And financial reward is at the end of the day वो 10 साल 15 साल 20 साल जब वो काम करता है उसके बाद का रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा है नहीं, comparatively एक चीज़ और भी है कि बहुत ही ह्यूज सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्राइड मिलता है कि यार हमारे ये सब करने की वजह से इतने लोगों को घर मिल रहा है, इतने लोगों को पैकेज एंड मूवर्स मिल रहा है, हमने लोगों की लाइफ इतनी अच्छी कर दी है। दैट आई थिंक इज ऑल्सो समथिंग विच रियली मेक्स अस वेरी वेरी प्राउड। और जो आपके टीम में लोग हैं, जो आपके हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत जॉय मिलता है कि आप मिलके साथ में कुछ बना रहे हैं और कुछ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो एक है फाइनेंशियल डेस्टिनेशन, ऑफ कोर्स फाउंडर सैलरी लेते हैं, उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जितनी कि जनरली बाहर मार्केट में लेते, बट दैट इज़ टेकन केयर ऑफ एट अ रीजनेबल लेवल एंड देयर इज़ अ बिग रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द रोड। बट एवरी डे जर्नी में जो इंडिपेंडेंस है और जो खुशी है टू हेल्प कस्टमर्स, टू वर्क विद ग्रेट ब्राइट पीपल एंड टू सी अ थिंग बिकमिंग बिग, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। You talk to anyone who's not emotional about real estate, या any financial advisor, या if you look at the history and the data and the points, और कि कितना growth दिया real estate ने नहीं दिया, right? So it's always better to invest in markets, not in real estate, right? कि घर खरीदना, like a lot of big investors outside, let's say people like Robert Kiyosaki ने तो बोलते हैं कि घर में खर्चा करना ही नहीं चाहिए, घर is a liability, right? Yeah. And we Indians believe in buying houses. हमें अच्छा ही नहीं लगता कि अगर हमारा खुद का घर नहीं होता है तो, राइट? आई मीन बचपन से मैं तो यही सुनता आया हूँ मेरे घर वालों से कि दी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज स्टेबल हाउस,
like having your own home, Right. having your own car, living a stable life. अगर मतलब वो घर हटा दो तो तुम सक्सेसफुल ही नहीं हो. yeah. नहीं होगे, तुम्हारे पास होंगे 100 करोड़, तुम नहीं हो सक्सेसफुल, तुम्हारा घर नहीं है, right? So do you think it makes sense, like how is real estate a good way to invest, or is it good way to invest or no? तो जिनकी बात करें रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने काफ़ी पैसा रियल एस्टेट में बनाया है वैसे, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस करके. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू नो व्हाट यू लुकिंग एट. ऑफ कोर्स अगर आप पिछला 10 साल देखेंगे तो मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, स्टॉक मार्केट्स ने, बट हर चीज़ की साइकिल है. तो अगर आप उससे पहला डिकेड देखेंगे तो रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ साइकिल विच इज़ देयर, एंड राइट नाउ वी फील कि रियल एस्टेट इज़ ऑन एन अप साइकिल. तो इस टाइम अगर कोई इन्वेस्ट करेगा इस डिकेड में, आई थिंक रियल एस्टेट इज़ गोइंग टू गिव गुड रिटर्न्स. एंड यू ऑल्सो नीड टू बैलेंस, क्योंकि आप सारा का सारा पैसा एक जगह तो नहीं डालेंगे कि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया. तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में 17% डाउन है, तो इट विल हर्ट अ लॉट. एंड अगर आप इसे देखें जो रियल एस्टेट है, एटलीस्ट वो टेंशन नहीं देता, क्योंकि आप रोज प्राइस नहीं दिख रहा है आपको टिगर पे कि अभी इतना था आज इतना हो गया, ऐसा नहीं दिख रहा है. इट्स अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट विच कीप्स ऑन ग्रोइंग. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म क्या सोच रहे हैं तो आई थिंक दिस डिकेड इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर रियल एस्टेट. इसमें दो चीज़ें और हैं. एक तो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर ना आप लोन लेने बहुत कंफर्टेबल हैं, तो आपका बेड साइज बहुत बड़ा हो जाता है. आप अगर 20 लाख रुपए इक्विटी मार्केट में डालते, पर यहाँ 20 लाख का डाउन पेमेंट करके 1 करोड़ का घर लेके 1 करोड़ की बेट ले रहे हो, बहुत कंफर्टेबल है. एक तो ये है. 1 करोड़ आपका 1 करोड़ बेसिकली 10% ग्रो होगा, तो 10 लाख अगले एक साल में 10 लाख आप कमा लेंगे. आपको निकलना हो तो आप निकल लीजिए 20 लाख की इक्विटी पे. एक तो वो है. दूसरा ये है कि जैसे आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछना, तो आपने भी घर बोला, लेकिन बात हो रही है प्रॉपर्टी की. तो कमर्शियल जो रियल एस्टेट है ना, उसको समहाउ हम लोग बहुत सारे इंडियंस ना इग्नोर करते हैं. कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब कोई बड़ा इन्फोसिस ऑफिस नहीं होता. कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब 100 स्क्वायर फुट की शॉप होता है जो आपको सड़क पर दिखती है. और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ना अपना पहला घर लेने के बाद, जो कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल ज़रूरत भी है, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल में. कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे 100 स्क्वायर फीट की, 200 स्क्वायर फीट की, सब प्राइस रेंज में अवेलेबल है, 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक. उसमें बहुत अच्छे रिटर्न है. टिपिकली 8 to 12% रेंटल यील्ड है पर ईयर. तो आप बेसिकली, और आपको जो प्रॉपर्टी एक्विजिशन मिल रहा है वो भी है. तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि कमर्शियल को नहीं भूलें. हम लोग कमर्शियल को बड़ा सोच के ना कंसिडरेशन सेट से हटा देते हैं. Okay, so with your startup, you must be getting exposed to India, the whole India's real estate market, and you must be reading about a lot of stuff. अब बहुत चीज़ें पता चल रही होगी, right? What do you think? Which other top booming markets, real estate market in India, like city-wise or town-wise, or like 3-4? Do you think? सो आई थिंक सबसे ज़्यादा बूमिंग मार्केट तो अभी हैदराबाद है. Okay, residential and commercial दोनों को अलग अलग करते हैं. So let's talk about. मैं रेजिडेंशियल बताता हूँ, मुझे रेजिडेंशियल के बारे में ज़्यादा मालूम है. तो हैदराबाद इज़ बूमिंग इन रेजिडेंशियल. तो आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जो फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी का बूम हुआ था, हैदराबाद ने पूरा मिस कर दिया हुआ, क्योंकि उस टाइम पे वो तेलंगाना वाला इशू चल रहा था. एंड जब तेलंगाना एक बार बन गया 2014, एंड उसके बाद थोड़े आई थिंक ऊपर नीचे हुआ. But for the last 3-4 years, 5 years, the amount of construction that is happening, the number of buyers that are there in the market, I think it's humongous. So the market has done really well in the last 5 years in Hyderabad. Similar thing, I also think Pune is also seeing a very good growth in terms of real estate, in terms of price appreciation. Again, Bombay ke paas hai wo city, but prices are much lower than Bombay. So a lot of investment from Bombay also flows in Pune. एंड जो पूरे का पूरा आपका ये हिंजेवाड़ी के आसपास पूरा एरिया है, वाकड़ एंड ऑल दैट, दैट इज सीइंग अ ह्यूज डेवलपमेंट. एंड सिमिलरली द अदर साइड ऑफ द टाउन विच इज खराडी एंड ऑल, दैट्स सीइंग अ ह्यूज बूम. Bangalore, of course, again, because the city is growing, there are a lot of startups which are doing very well. So we again see कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहा है. Price appreciation, do you feel in Bangalore still possible? Yeah. Especially I think जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स वाले एरिया हैं, जैसे कि सरजापुर रोड जहाँ पे आप लोग अभी हैं, इसमें आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर एयरपोर्ट के पास काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है. सो दीज टू लोकेशंस वी थिंक कैन बी गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस. And what about commercial? Like commercial, because commercial में your upper benefit is rental yield rather than price appreciation. करेक्ट. तो प्राइस एप्रिसिएशन तो काफ़ी कुछ मिरर कर रहा है रेजिडेंशियल का. तो पूना और हैदराबाद दोनों मार्केट अच्छा कर रहे हैं एप्रिसिएशन में. बट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये माइक्रो डिसीजन है. अच्छी प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल की हर शहर में अवेलेबल है. ये ब्यूटी है इसकी. इसी सड़क पे जहाँ आप हम लोग बात कर रहे हैं उसी पे निकल जाएंगे. अगर वहाँ पे आप खूब फुटफॉल्स देख रहे हो और आपके पास एक टेनेंट है जो कि जिसने लॉन्ग टर्म लीज साइन करी हुई है और अच्छी डिसेंट ब्रांड है,
वो पर्टिकुलर शॉप ग्रेट है आपके लिए, और ऐसी शॉप आपको हर लोकेलिटी में ऑलमोस्ट मिल जाएगी जो आपको अच्छी डील मिल रही हो, जहाँ पे आपका प्राइस और जो रेंटल है वो 8% बन रहा हो, वो अच्छा कंसिडरेशन सेट है बेट लेने के लिए. How do you figure out all of these things? Like, what do you read? Are you getting like coaches? Do you have business coaches? Itna, because you're from chemical engineering background. Okay. You're building this. You're talking about properties in Hinjawadi, right? Okay. ये सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड Civil engineer. He can talk about properties. That's it. So, कहाँ से ये सब, like, what was the initial point? Because आधे से ज़्यादा टाइम हम लोगों का मेंटल ब्लॉक ये होता है कि यार मैंने तो है ना, जैसे I was like, I've only heard about media business, content creation. मैं वही पढ़ा है, तो मैं नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी का बिजनेस. मैं नहीं कर सकता फिनटेक में या एडटेक में या प्रॉपर्टी टेक में. मैं आई कांट बिल्ड थिंग्स बिकॉज दैट्स अ बैकग्राउंड व्हिच आई एम थिंकिंग ऑफ, राइट? पर ये ना बेनिफिट भी है, अगर आपको किसी इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी बहुत पता नहीं है तो आप बायस भी नहीं हो, तो आप एकदम आर्बिट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार ऐसा क्यों नहीं करें, और आपको कोई मना करने वाला नहीं है क्योंकि आपका मन किसी ने बनाया नहीं है. सो नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ some industry may also be a very big benefit, because then you can look at the industry from a clean slate and say कि यार ऐसा क्यों नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल नो ब्रोकर वाला बिजनेस कहीं नहीं होता यूएस और चाइना में, और हमसे इन्वेस्टर यही पूछते थे कि यूएस में क्यों नहीं वो कंपनी बढ़ी है, चाइना में क्यों नहीं बढ़ी है. एंड लाइक हमें नहीं पता, पर हमें पता है एज अ इंडियन कंज्यूमर हमें परेशान है हम लोग ब्रोकर से, हमारे ये इंसिडेंट रहे. और रियल, और वंस यू गेट इनटू इट देन यू जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू व्हाट कस्टमर इज सेइंग. तो हमें कस्टमर ने बोला कि तुम रेंटल एग्रीमेंट करा दो, तो हमने वो सर्विस स्टार्ट कर ली. कस्टमर ने बोला तुम पैकर मूवर करो, तो हमने वो स्टार्ट कर दिया. सो इफ यू आर विलिंग टू लर्न द वे इन विच यू आर लर्निंग एंड यू लिसन टू कस्टमर्स, देन यू फिगर इट आउट. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आई थिंक वी वर डिस्कसिंग अबाउट IITIM अर्लियर, तो और कुछ उन्होंने सिखाया केमिकल इंजीनियरिंग से, बाकी कुछ नहीं सीखा. बट ये ज़रूर सीखा कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. सो यू नो व्हेन यू लुक एट अ प्रॉब्लम यू से कि यार व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि एकदम ब्रेक कर दीजिए आप प्रॉब्लम को, कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रही है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता है. बिकॉज अगर आप ऑलरेडी रियल एस्टेट में हैं तो आपका माइंडसेट जैसे अमित करा है, इस माइंडसेट है कि यार ब्रोकर के बिना तो होता ही नहीं है ट्रांजैक्शन, तो कभी भी नहीं हो सकता. बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रिंसिपल कि अच्छा क्यों नहीं हो सकता इसके बिना, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे जाके अटकता है. सो यू स्टार्ट आस्किंग दोज क्वेश्चंस, ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेज एंड ट्राइंग टू सॉल्व दोज पीसेज वन बाय वन. सो आई थिंक दैट इज रियली हेल्प्ड. एंड सेकेंड इज ऑफ कोर्स कस्टमर से अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे. सो यू हैव टू कीप ऑन स्पीकिंग टू द कस्टमर्स. इवन नाउ आई थिंक क्यूमुलेटिवली वी विल बी स्पीकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके क्या सजेशंस हैं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, उनकी दूसरी जगह क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमने ये बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग जब स्टार्टअप में कूद जाते हैं तो वो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं करते हैं. ये आई थिंक काफ़ी मिसिंग पार्ट है, बिकॉज वी टॉक अ लॉट अबाउट कि आइडिया क्या होना चाहिए, को फाउंडर होना चाहिए कि नहीं. बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप सपोज 1 साल तो करेंगे, उस पर फाइट मारेंगे. अगर आप 6 महीने के लिए तो एनी बहुत कम पीरियड है. एटलीस्ट यू हैव टू पुट अप अ फाइट फॉर 1 year 2 year, बिकॉज शायद आप पिवट करेंगे, आप उससे स्मूथन आउट करेंगे. तो अगले 1 से 2 साल की आपकी EMIs के पैसे, आपके नॉर्मल खर्चे के पैसे, और आपको जो बिजनेस में डालना होगा वो पैसे इकट्ठे करना सबसे पहले ज़रूरी है. या अपने एक्सपेंसेस आप कम कर लो, वो अलग बात है, चाहे वो फ्रेंड से लो, फैमिली से लो, अपनी जॉब से आप इकट्ठे करो. मैनी पीपल जस्ट जंप इनटू स्टार्टअप विदाउट डूइंग दिस बेसिक मैथ्स कि यार 3 महीने बाद पैसे बचेंगे ही नहीं, और फिर आप बहुत निराश हो जाओगे दैट यार मैं कर नहीं पाया, बिकॉज 3 महीने में आपकी फंडिंग या आपका आइडिया टेक ऑफ नहीं कर सकता. So that doing that basic maths, I think that's also a very under-spoken topic. Yeah, it's not spoken at Yeah. all. Like nobody talks. We talk about ideas. We talk about getting hypothesis validated. Co-founder होना चाहिए, tech team होना चाहिए, TAM होना चाहिए. पैसे भी होने चाहिए. कि भाई 1 साल तक कुछ नहीं मिलने वाला, तो तू देख ले तू prepared है कि नहीं है. Because that's it. That is important. Your side hustle should keep going on. या तो पैसे होने चाहिए जैसे अमित ने प्लान किया, या मेरे जैसा होना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड काम कर रही थी तो वो मुझे फंड कर रही थी और उससे मैंने शादी कर ली. Guys, this is the best tip on the entire podcast. You need to do this. It's time. हम लोगों को बहुत दुख होता था फ्लाइट के टिकट के पैसे देने में भी. अब VC ने बुला लिया, आ जाओ बॉम्बे. अब बेंगलोर से आप बॉम्बे फ्लाइट ले रहे हो, अब वो मीटिंग का पता नहीं, किसी जूनियर के साथ है. तो इवन दी स्मॉल थिंग्स बेसिकली प्लानिंग जरूरी है. इधर पैसे की प्लानिंग या गर्लफ्रेंड की प्लानिंग. प्लानिंग होनी चाहिए. Planning is important. If not this industry where you're operating, real estate, if not real estate, where would you put money for the next 10 years in India? Problems which require tech to be
tech to solve them. The problems can be in insurance, it can be in equity market, it can be anywhere. It can be about food, it can be about fashion, but technology which helps you deliver those solutions efficiently, cheaper, better quality. Tech as a theme. मतलब बहुत बड़ा होने I वाला है. get the tech as a theme. Tell me, I'm just asking, अगर किसी को ये समझना हो, okay, that how they can use tech in order to grow or understand problems, या कौन सी problem tech से solve होती है. Is there anything where they can learn about all of this? Because we had one podcast where Anupam Mittal said that in just few years, there's going to be either tech enabled businesses or tech businesses. कोई भी बिजनेस ऐसा होने ही नहीं वाला जो या तो चलेगा एकदम, टेक एकदम। से या टेक ही होगा हाँ। और कुछ होगा नहीं, Yeah. राइट? सो अंडरस्टैंडिंग दैट इज द कोर पार्ट. तो इस टाइम पे जो ये देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो कहाँ से सीख सकते हैं? कुछ पढ़ सकते हैं कहीं पे, या डू यू थिंक देयर आर ब्लॉग्स, देयर आर पीपल, देयर आर बुक्स, देयर आर पॉडकास्ट, और देयर इज जस्ट गूगल सर्च? वो कहाँ पे क्या करें? व्हाट शुड दे सर्च फॉर? बिकॉज आई रियली वांट पीपल टू लर्न थिंग्स. आई थिंक मतलब आई डोंट नो कितना लोगों करना चाहेंगे, बट मैं काफ़ी इन टेक्नोलॉजी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स या एनुअल प्रेजेंटेशंस देखता हूँ, जिससे मुझे मालूम चलता है कि वो लोग कैसा सोच रहे हैं. यू नो, एंड लॉट ऑफ दीज लेटर्स ऑल्सो यू कैन फाइंड कि जेफ बेजोस के लेटर्स ऑब्वियसली आर वेरी वेरी फेमस, हाउ ही थॉट अबाउट द एंटायर थिंग. बट अगर आप ये भी देखेंगे कि जो आपको लगता है कि अच्छी कंपनीज हैं, उनके एनुअल प्रेजेंटेशंस, उनकी क्या थीम्स हैं, वो कैसा सोच रहे हैं, दैट विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ इंसाइट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग. और एक और आइडिया ये है कि अभी जैसी किसी की फंडिंग न्यूज़ आती है तो खूब आर्टिकल छपते हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, कुछ आपको बोझिल काम नहीं करना. जिस किसी की लेटेस्ट फंडिंग हुई है टेक सेक्टर के अंदर, उसके बारे में डिटेल में पढ़ के वो धंधा समझने की कोशिश कर लीजिए. या तो कम से कम ऐसे इंक्रीमेंटल आपकी नॉलेज बिल्ड हो रही है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर ओपनिंग न्यूज़पेपर, समबडी इज गेटिंग फंडेड, यू आर लर्निंग मोर अबाउट इट, और जनरली आपका इंटेंशन, आपका एप्टीट्यूड और डेवलप हो रहा है. Yeah, thank you so much. Thanks for having this. Thanks for suggesting and giving me advices. Plus, thanks for randomly answering all the like uncluttered thoughts which I had. कहाँ से मैं क्या लेके जाता हूँ, क्या start करता हूँ. Thanks for bearing it with me. I really enjoyed talking with you guys. Thanks for being extremely candid. Thanks, it was a pleasure. Thank you for staying till the end. After listening to this, even if you feel just 1% smarter, then share this with all your friends and family, because you never know that you might get your next $1 billion idea while listening to this podcast.